हेलो हेलो फ्यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टार्टिंग के 3 लेक्चरों में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन का पार्ट कवर किया था, जहाँ पे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, किस तरीके के मिरर होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, साइन कन्वेंशन, इमेज फॉर्मेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब हम इस चैप्टर के सेकंड हाफ पार्ट में आ रहे हैं। सेकंड हाफ मींस रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन में उसी तरीके से हम लोग शुरू करेंगे कि भाई रिफ्रैक्शन क्या होता है, टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इसके बाद हम लोग ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन समझेंगे कि ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और उसी के बाद उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है छोटा सा इंपॉर्टेंट प्यारा सा टॉपिक, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे आप सब लोग रिफ्रैक्शन। जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। It is a traveling of light ray. It is a traveling of light ray from one medium to other. From one medium to other. जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसके साथ हम लिखेंगे ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट गेट डिफ्लेक्ट्स बाय इट्स पाथ, बाय इट्स पाथ। मीडियम बदलने की वजह से, मीडियम बदलने की वजह से वो लाइट रे अपने रास्ते को बदल लेती है। अब रास्ते को किस तरह से बदलती है और क्यों बदलती है, इस पे बात होगी। तो इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडियम क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे हमें मीडियम के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने फिल किया है वाटर। ठीक है, मैंने फिल क्या किया है, वाटर। ठीक, और यहाँ पे ऊपर है एयर। तो अगर मैं देखूं कि क्या ये दोनों सेम मीडियम है, तो आप कहेंगे नहीं, ऊपर एयर अलग है और नीचे वाटर अलग है। बिल्कुल सही। तो एयर और वाटर दोनों में से ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सर क्या कहा आपने? डेंसिटी। डेंसिटी मतलब रो। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आपने जनरली इतना तो पढ़ा है ना कि लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, उसके बाद लिक्विड की, और सबसे कम डेंसिटी होती है गैसेस की। तो एयर इज अ गैस। तो एयर के कंपैरिजन में अगर मैं वाटर को देखूं तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी और एयर की डेंसिटी कम होगी। हाँ, यस सर, बिल्कुल सही। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम, उसको हम लोग कहते हैं डेंसर मीडियम। और जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम। मतलब हम हमेशा दो मीडियम को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम वो रेयरर मीडियम। फॉर एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पे दो मीडियम लिए, ऊपर भरा हुआ है ऑयल और नीचे है वाटर।
तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि ऑयल की? तो ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वाटर की डेंसिटी कम होगी। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो डेंसर और जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी मीडियम को फिक्स नहीं कर देना है कि वाटर तो डेंसर होता है या वाटर तो रेयर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमेशा दो मीडियम को कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन से कंक्लूड करेंगे, उस कंपैरिजन से जज करेंगे कि इन दोनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसको कहते हैं डेंसर मीडियम और जिसकी डेंसिटी कम उसको कहते हैं रेयर मीडियम। वैसे इसको हम प्रॉपर लिखें तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और इसको कहते हैं अपन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली का मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब आइस, आंखों से, ऑप्टिक्स वर्ड रिलेटेड विद आइज और लाइट, है ना। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप रेयर मीडियम समझें, डेंसर मीडियम समझें, दैट्स इट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दो मीडियम के बारे में बात होगी तो बोल रहे हैं ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो या तो लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, ऑप्शन नहीं कोई भी। भाई दो मीडियम में जा रही है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो या तो रेयर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा उस पर अपन आते हैं। पहले इसको पॉज करके नोट डाउन करें, आप लोग पॉज करके नोट डाउन करें। हाँ ओके, चलिए। तो इसी से जुड़ा हुआ की बात है कि भाई जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए तो क्या होगा। तो यहाँ हम दोनों केस लेते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैंने एक मीडियम लिया है, ऊपर कोई भी रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर है, ठीक है। और ये दूसरा केस मैंने लिया है, ऊपर डेंसर मीडियम है और नीचे है रेयर, ठीक है। अब मान लीजिए ये मेरी लाइट रे आई रेयर से, ठीक है, ये मेरी लाइट रे आई, जिस पॉइंट पे टकराएगी इस पॉइंट को हम लोग, ये आने वाली लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से टकराएगी इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे जिसको हम लोग कहते थे नॉर्मल। हाँ सर ये तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे अपन लोग, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि लाइट रे चाहे भी ऐसे जाए सीधे, लाइट रे ऐसे आएगी और वो चाहे भी सीधे निकल जाए, लेकिन क्योंकि लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन जैसे ही ये देखेगी कि डेंसर से रेयर में जा रही है नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। क्या करेगी ये, टुवर्ड द नॉर्मल। अब क्यों बात करेंगे हम, बात करने के लिए ही तो है, बात करेंगे हम लोग। तो सर टुवर्ड द नॉर्मल क्यों, ठीक है। तो बात समझिए कि होगा क्या, वो क्यों होगा वो बात करेंगे थोड़ी देर में। कि जब लाइट रे आएगी रेयर से डेंसर में जाने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, सीधे जाना चाहेगी लेकिन जा नहीं पाएगी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी रे होगी हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
बात समझ में आई? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल हमेशा ज़्यादा होगा इससे। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में आएगी तो ये देखने को मिलेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया सर। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है। ये आने वाली लाइट रे इंसिडेंट रे, हाँ लिखा हुआ है। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे बनेगा नॉर्मल सेम टू सेम लिखा हुआ है। लाइट रे जाना चाहेगी स्ट्रेट, जैसे यहाँ जाना चाह रही थी, पर लाइट रे बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। मीन्स लाइट रे आना चाहती थी ऐसे, लेकिन जैसे ही ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी। मतलब इस केस में क्या होगा, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों बातें जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ सर वहाँ भी था। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ भी वही है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, है ना। ये छोटा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, जबकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है। तो कुल मिला के ऑल एंड ऑल शॉर्ट में अगर हम बात करें तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है, लाइट रे टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होती है, और लाइट रे डेंसर से रेयर में जाने की वजह से अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, अब सुनिए। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट जो है अपनी स्पीड चेंज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम रेयर है, यहाँ पे मीडियम डेंसर है। इसको समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट मन में सोचते हैं कि आपके पास 3 कमरे हैं। ठीक है, 3 कमरे हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 कमरे हैं, ऐसे हाइपोथेटिकल एक कमरा मान लो, ये 3 रूम है, ठीक है। इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, ये कमरा बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है और ये कमरा भी ऑलमोस्ट खाली है। आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, या आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पे जाके इस बेल को बजाना है। ठीक है, और देखते हैं कौन सबसे पहले पहुँचता है। आपको अपना काम बिल्कुल तेज़ी में करना है कि यहाँ से दौड़ जाके इस पर बेल बजा देंगे। ठीक है, अब होगा क्या, इस कमरे में डेंसिटी कम है, मतलब चीज़ें हैं नहीं, सब खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी फुल स्पीड पे जाओगे, यहाँ पे बिल्कुल तेज़ी में भागोगे। लेकिन जैसे ही आप इस कमरे से अगले कमरे में पहुँचोगे, आप चाहोगे नहीं, लेकिन आपकी डेंसिटी बढ़ने की वजह से स्पीड कम हो जाएगी। आप चाहोगे नहीं, आप तो चाहोगे कि मैं यहाँ भी उसी तेज़ी से भागूँ, उसी स्पीड से भागूँ, लेकिन क्या होगा, आपकी यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ के ढेर सारा सामान पड़ा हुआ, टेबल चेयर, है ना, हो सकता है आपके दोस्त लोग भी बैठे हो वहाँ पे, उनको भी कुचल के चले जा रहे हो। ठीक है, दोस्त को चल दिए सर, ठीक है। तो जब इस डेंसिटी बढ़ने की वजह से आपकी स्पीड कम होगी, तो यहाँ पे आप काफ़ी स्लो भाग के जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर जब आप देखेंगे यार अब कमरा फिर से खाली है, बिल्कुल जगह ही जगह, फिर आप क्या करोगे, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे। तो यहाँ स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और यहाँ आप फिर फुल स्पीड से जाओगे और उस बेल को बजा दोगे। तो कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा, एक खास चीज़ समझी कि जिस कमरे की डेंसिटी कम थी उसमें हमारी स्पीड ज़्यादा थी, और जिसमें डेंसिटी ज़्यादा थी वहाँ हमारी स्पीड कम थी। ठीक है ना, यही हुआ। दूसरी बात, दूसरा एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट ये तो समझ में गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं घर पे। एक रस्सी लीजिए, उस पर बांधिए एक पत्थर और उस रस्सी को घुमाइए, जुम 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 जुम, ठीक है, घुमाइए। तो जब आप उस रस्सी को तेज़ घुमाएंगे, जब उस रस्सी की, उस स्टोन की स्पीड तेज़ होगी, तो क्या वो पत्थर आपके हाथ से ऊपर उठेगा, जुम 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 जुम, और फिर अगर आप स्पीड कम करोगे तो क्या उसका एंगल कम होता चला जाएगा?
हाँ सर ऐसा होता तो है, मतलब स्पीड बढ़ने से, ये देखिए ये मेरे हाथ को नॉर्मल समझिए कि अगर ये नॉर्मल है, स्पीड बढ़ने से नॉर्मल का एंगल बढ़ता है और स्पीड कम हो जाने से नॉर्मल से एंगल कम हो जाता है। अगर आपने स्पीड कम करी तो वो पत्थर वापस नीचे की तरफ झुकना चला जाएगा, एंगल कम हो रहा है, ये एंगल है ना, एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों से दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि डेंसिटी बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी मेरी और डेंसिटी कम होने से स्पीड बढ़ जाएगी मेरी, और दूसरी चीज़ स्पीड बढ़ने से एंगल बढ़ेगा और स्पीड कम होने से एंगल कम होगा। इतनी बात समझ में चलिए वापस आइए, अब आपको रीज़न मिलेगा। यहाँ पे लाइट रे रेयर मीडियम में थी, खाली कमरे में, कमरा बिल्कुल खाली था। यहाँ पे लाइट भागी बिल्कुल अपनी मर्जी से, बिल्कुल तेज़ी से, जब तक इस रेयर मीडियम में थी उसकी स्पीड सेम बनी हुई है, क्यों, क्योंकि मीडियम एक ही है। लेकिन अब ये जैसे ही मीडियम क्रॉस करेगी इसको मिलेगी डेंसिटी, डेंसर मीडियम हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड यहाँ कम हो जाएगी। क्या ये चाहती है? अरे चाहती नहीं है, स्पीड कम हो जाएगी, मजबूरी है बेचारे की। स्पीड कम होगी, एंगल देखो कम हो गया, देखो ये एंगल जो बढ़ा हुआ था वो कम हो गया, एक्चुअली में एंगल ये होना चाहिए था लेकिन एंगल कम हो गया। हाँ सर, इस बात समझ में आओ। दूसरी तरफ ये डेंसर मीडियम में थी, धीरे धीरे जुम 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 धीरे धीरे भाग रही थी। सडनली इसने देखा अरे वाह खाली कमरा, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो जब स्पीड बढ़ाई तो एंगल बढ़ गया, जब स्पीड बढ़ाई तो देखो पहले कंपैरिजन में एंगल बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्या ये स्पीड ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट में जो फर्क है अलग अलग मीडियम में, उसकी वजह से आ रहा है? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे या सोचेंगे कि सर स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, अभी आपको क्लास 12 पढ़ना बाकी है, क्लास 12 में भी यही चैप्टर वापस आएगा, रे ऑप्टिक्स के नाम से। ठीक है, वहाँ पे इसी पार्ट को वेव नेचर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, वेव नेचर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाएगा, तब बताया जाएगा कि लाइट एक वेव है। ठीक है, तो अभी इनिशिएशन है आपकी, अभी आप घुस रहे हैं उस फील्ड में। अभी आप लाइट को कैसे मान के चलेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है? लीनियर। लाइट जो है स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। अभी वेव मत सोचो। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये लाइट का स्ट्रेट पाथ नेचर, पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, ये कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है। तो मीडियम की वजह से स्पीड बदली, जिसकी वजह से ये एंगलों का फर्क देखने को मिला। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अगर कोई लाइट रे रेयर से डेंसर में जाए तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए तो इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई थिंक यू गॉट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। चलिए पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। सर ग्लास स्लैब क्या होता है? सर व्हाट इज ग्लास स्लैब? रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब। ठीक, तो ग्लास स्लैब इस तरीके का डिवाइस है, डिवाइस एक छोटा सा, ये दिख रहा है आपको अच्छे से। ये देखिए 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी एक लेंथ है, एक हाइट है, ये ब्रेथ है, ठीक है, देखो मोटा सा। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे है ना, सामने से 2D 3D बनाना आप कहेंगे तो बना दूंगा,
लेकिन मैं इसको 2D बना रहा हूँ। तो इस ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होगा? ये जो ग्लास स्लैब है इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा? ये मैंने ग्लास स्लैब बनाया, इसको अपन 2D भी बना सकते हैं, चलिए 3D भी बना सकते हैं। लीजिए 3D बन गया, ठीक है, चलिए ठीक। तो अब इसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है और ये क्या है वो हम समझते हैं। सपोज एक लाइट रे आई इस तरीके से टकराई, ठीक है। आपको पता है बाहर एयर है, बाहर एयर है और ये ग्लास मैं बोल ही रहा हूँ, तो ये क्या है? डेंसर है। ये क्या है? ये आपका ग्लास है। तो ग्लास कैसा मीडियम होता है? डेंसर है ना। डेंसिटी ग्लास की ज़्यादा होती है और एयर की डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए इसको रेयर मीडियम कहेंगे। तो ये है आपका इंसिडेंट है, समझना है बहुत अच्छे से इंसिडेंट, ठीक। अब जैसे ही इस पॉइंट पे टकराएगा, ये आपका ग्लास स्लैब है, ये लाइट ऐसे है ना, इस पॉइंट पे टकराएगी, ठीक दिख रहा है? इस पॉइंट पे टकराएगी, इस सरफेस पे टकराएगी। तो जैसे ही लाइट इस पॉइंट पे टकराएगी, यहाँ पे एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल नॉर्मल बन जाएगा, है नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब लाइट रे जाती चाहेगी क्या? चाहत तो सबकी होती है क्या? कि हम पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाएं, माँ बाप का नाम रोशन करें, ठीक है। नहीं सर, ये चाहत नहीं है मेरी। हमारी चाहत है कि हम वीडियो गेम खेलें, है ना, बाइक चलाएं, सब करो, पढ़ाई भी करो, ठीक। तो लाइट रे चाहती तो है सीधा जाना, लेकिन क्योंकि ये रेयर से डेंसर में है तो इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे ही ये लाइट रे यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे फिर एक नॉर्मल बनेगा। बात समझना भाई, ये 2D है। ये इधर अगर आपको दिख रहा होगा तो लाइट रे इसके अंदर जाएगी और इसी के अंदर अंदर ट्रेवल करेगी, समझ रहे हो ना। ये बात सरफेस पे नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इसके अंदर। जैसे ही लाइट रे आप भेजेंगे, आप या तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस तरीके ग्लास स्लैब लेके, इस पे आप एक लेज़र लाइट मारिए तो लाइट रे इस पे जाएगी और इसकी वजह से जाना चाहेगी सीधी, लेकिन बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो जब तक वो इसके अंदर रहेगी वो सेम पाथ फॉलो करेगी। अब वो बाहर निकलने वाली है, नीचे से बाहर निकलने वाली है, ठीक है। तो अब लाइट रे जब बाहर आने वाली है तो यहाँ भी वो चाहेगी कि ऐसे चले जाए, ऐसे चले जाए, लेकिन क्योंकि ये रेयर से डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं एंगल R2, ये एंगल R1, एंगल R2, ठीक है। और होता ये है कि एंगल R1 इज इक्वल्स टू एंगल R2। अरे मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ कर दूंगा। चलिए कैसे? ये दोनों एंगल हमेशा सेम होंगे, हमेशा सेम होंगे। क्यों? देखो बेटा, ये और ये दोनों हमेशा पैरेलल होंगे। अरे भाई ये ग्लास स्लैब ऐसा थोड़ा ना होगा, ट्रेपेजियम थोड़ा ना होगा, ये और ये तो पैरेलल ही है ना। इस पैरेलल पे अगर मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, एक यहाँ एक यहाँ, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा। तो अगर कोई एंगल ऐसे जाएगा तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है आप लोगों ने, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमेशा बात याद रखना, एंगल R1 एंगल R2 के हमेशा इक्वल होता है। आप चाहो तो इसे एंगल R लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एंगल R। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया जाता है, बट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल मिलेंगे। किताबों में इस एंगल R को लिख दिया जाता है एंगल E। सर अब ये E क्या है? एंगल I तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है सर, समझ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल R क्या है? एंगल R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है सर, समझ गया वो भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
अभी एंगल ई क्या है? एंगल ई कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। किस एंगल से ये बाहर निकल रही है, ठीक है। मैं देखता हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ठीक है, एडजस्ट हो चुका है। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, जिस एंगल से ये बाहर निकलेगा, जिस एंगल से ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनिशियली ये इस पाथ से आ रहा था, आता 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 ऐसे निकल जाता अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन फाइनली ये निकल रहा है यहाँ से। तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल एक्स, विच इज सेड टू बी डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मतलब एक्चुअल में इन दोनों के बीच का जो फर्क है। आप लोगों ने कई बार क्या किया होगा कि आपने एक ग्लास लिया होगा, उसमें पेन डाला होगा, उस पेन में आपने देखा होगा जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जितना हिस्सा पानी के बाहर है, उसके बीच में फ़र्क दिखता है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये पेन टेढ़ा हो गया क्या? तो टेढ़ा हुआ नहीं है, लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन। इस डिफ्रैक्शन की जिसने नहीं किया वो करके देखो। क्या करते हो आप लोग? करके देखो, ठीक है। पेन डुबाओ, पेन डुबाओ, देखो बड़ा हो जाएगा पेन, ठीक है। टूट जाएगा पेन, लगेगा आपको, ऐसा होगा नहीं, लेकिन डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब, कि जब भी लाइट रे आएगी रेयर से डेंसर में, इट फॉलोज द पाथ एंड ड्यू टू ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, है ना। अब आप इसमें नाम दे सकते हो, ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, ये हो गया सी बी, ठीक है। अब ये जैसे ही इस डेंसर में जाएगा, फॉलोज द सेम पाथ बी सी, एंड आफ्टर दैट इट फॉलोज and goes from denser to rarer, it bend away from normal, है ना। नॉर्मल से दूर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगा तो इसका एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ देखेंगे ये एंगल इससे ज़्यादा है, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R1, और यहाँ आप देखेंगे एंगल R2 इज स्मॉलर देन एंगल E। अब एंगल R1 एंगल R2 इक्वल होता है, क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, एंगल E होता है एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब समझाएंगे, लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो इसको पॉज करें और नोट डाउन कर लें। पॉज करेगा और नोट डाउन कर लें। ओके, तो अगर मैं देखूं कि ये एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर, जिस तरीके से मेरे पास एक रिलेशन था एंगल आई और एंगल आर का रिफ्लेक्शन में, कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी एक फॉर्मूला हमें मिला, जो कि साइंटिस्ट नेल्स ने हमें दिया, जिसकी वजह से वो लॉ उनके नाम पे बना। और वो क्या है? वो ये रहा आपके सामने, है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, उन्होंने कहा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब साइन के साथ अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लूँ और साइन के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लूँ और इनका रेशियो निकालूँ तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं लाइट रे को यहाँ पे गिराता तो यहाँ भी एक नॉर्मल बनता, और वो लाइट रे ऐसे जाना चाहती लेकिन लाइट रे बेंड हो जाती नॉर्मल की तरफ, तो यहाँ भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो साइन के साथ है, सुनना, साइन के साथ, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब इसको कई जगह लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट म्यू। सर म्यू क्या है? अरे म्यू वो कांस्टेंट है जिसकी बात हो रही है। तो यही है स्नेल्स लॉ कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसकी बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाएंगे। ये कब आएगा सर? अगले लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ना है, एकदम से रश करके नहीं जाना है ताकि डेंसिटी बढ़ जाए तो हमारी स्पीड कम हो जाए। बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलिए, ठीक है। तो इतना रिवाइज कीजिए, ये आपका स्नेल्स लॉ था, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है, चाहो तो उसको लिख सकते हो, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ मान सकते हो इसको आप, ठीक है।
तो तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।